हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग बात किए थे सुबह क्लास में कि आज से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलो, मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया हूँ और आज से बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में सामान्य कार्बनिक अभिक्रिया कहा जाता है। लोग इसको जीओसी भी बोलते हैं, फुल फॉर्म है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कभी कभी तो इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसे गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो अगर आपका ऑर्गेनिक वीक है या आपने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ाई नहीं करा हो और आप जेईई नीट एस्पिरेंट हो या किसी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और हम लोग कंप्लीट करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर करके इसको, और बहुत ही सरल तरीके से और सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको कि कोई समझने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कहा जाए 11-12 के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से, सबसे स्कोरिंग चैप्टर में से एक है। और अगर आपको 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है, आपको 11th का जीओसी जरूर आना चाहिए। तो चलिए, इतना काफ़ी है, फिर बाद में इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी हम लोग सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग कार्बनिक अभिक्रिया कैसे होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन होता कैसे है, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है रिएक्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाता है, व्याख्या किया जाता है। कई सारे इफेक्ट हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो जल्दी से एक प्यारा सा नया सा कॉपी ले लो, कलम उठाओ और नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी बीच में जो नहीं लिखोगे तो बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, शुरुआत से चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। हेडिंग लगा लो पहले, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। अब सुनो, देखो, आप जानते हो कि रिएक्शन के फल स्वरूप किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्टेंट जो है बच्चों, ये रिएक्टेंट दो प्रकार के होता है। यानी रिएक्टेंट अभिकारक जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे को बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, एक को सबस्ट्रेट बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब रिएक्शन करते हैं तो उसके फल स्वरूप आपको मिलता है प्रोडक्ट। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रिएक्टेंट रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में दो स्पेसीज होते हैं, रिएक्टेंट में दो स्पेसीज होते हैं। ठीक, एक को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे को बोलते हैं रिएजेंट, जिसका हिंदी होता है अभिकर्मक। अभिकर्मक। और सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में मिलके बनाते हैं आपका प्यारा सा प्रतिफल, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अब सबस्ट्रेट क्या है, तो सबस्ट्रेट वो है जिस पर आक्रमण होता है,
आक्रमण होता है, इस पर कोई न कोई आकर अटैक करता है। बिंग अटैक, बिंग अटैक मतलब इस पर कोई न कोई अटैक करता है। वो अटैक करने वाला पॉजिटिव चार्ज वाला हो सकता है, निगेटिव चार्ज वाला हो सकता है, कोई वैसा स्पीसीज होगा जिसके पास चार्ज तो नहीं है बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। रिएजेंट क्या होता है? जो आक्रमण करता है, आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। अटैक, अटैक ऑन सबस्ट्रेट, अटैक ऑन सबस्ट्रेट। ध्यान से सुनो, रिएक्टेंट अभिकारक रिएक्शन के फलस्वरूप प्रतिफल में बदलता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्टेंट में दो स्पेसीज होते हैं, एक सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट। सबस्ट्रेट कौन होता है? जिस पर किसी के द्वारा आक्रमण किया जाता है, कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई चार्ज पार्टिकल उस पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। और दूसरा जो अटैक करता है, एक जिस पर अटैक हुआ, एक जो अटैक किया। ठीक है, आप आराम से बैठे हुए थे सुबह में, ठीक है, चलो बैठ के कपार खजुआ रहे थे, पीछे से एक आया और मारा, तड़ाक से पीठे पे मारा, तो उससे क्या हुआ? आप पे अटैक हुआ, आप सबस्ट्रेट हो गए। एक ने पीछे से आके अटैक किया आप पे, वो रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट ये दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। सबस्ट्रेट क्या है? जिस पर आक्रमण होता है। रिएजेंट क्या है? जो आक्रमण करता है। और ये दोनों मिलके और प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो फिर इसको छापो, फिर हम इसके आगे का कहानी बताते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। चलो अब बात करते हैं, हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है और इसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट दो प्रकार के होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट जिस पे आक्रमण होता है, रिएजेंट जो आक्रमण करता है, अटैक करता है और उसके फलस्वरूप रिएक्शन होता है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है? अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि में भाग लेने वाले पद। कोई रिएक्शन होता है तो उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? आप सिंपली जानते हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अरे भाई इतना आसान नहीं होता। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दौरान बीच में बहुत सारी घटनाएं होती है जो आप अभी नहीं जानते हो। तो ध्यान से वीडियो को देखो और हर एक चीज नोट जरूर करते चलना। तो चलो अब हम बात करते हैं। देखो आप दंग रह जाओगे कि एक रिएक्शन का होना, इसमें कितने सारे स्टेप इन्वॉल्व है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। देखो अभिक्रिया की क्रियाविधि में भाग लेने वाले पद। पहले तो हम बात करते हैं कि क्रियाविधि है क्या। क्रियाविधि जिसे आप बोलते हो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बोलते हो आप इसे क्रियाविधि को। और ये क्या है? तो किसी अभिक्रिया का स्टेप बाय स्टेप,
जानते हो ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप व्याख्या, व्याख्या, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी रिएक्शन, एनी रिएक्शन, किसी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्क्रिप्शन को ही हम लोग अभिक्रिया का क्रिया विधि मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन। तो इस स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, इसमें जितने सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो सारे स्टेप को बहुत विस्तृत तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो भाई साहब, लिख लेना इसको। रिएक्शन में क्या क्या होता है सुनो ध्यान से। मान लो अपने पास एक कंपाउंड है CH3Cl, ठीक है, CH3Cl है और इसे हमें रिएक्शन करवाना है OH माइनस के साथ। CH3Cl का रिएक्शन करवाना है OH माइनस के साथ। आपसे पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप समझ रहे होंगे कि आसान सा रिएक्शन है भाई। OH माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन को भगाएगा, खुद इसके जगह पे जुड़ जाएगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, क्या बनेगा CH3Cl प्लस, यहाँ पे Cl गायब हो जाएगा यहाँ से और जुड़ेगा OH और ये Cl माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितना सिंपल सा रिएक्शन लग रहा है कि आराम से OH माइनस ने CH3 पे अटैक करा, Cl माइनस अलग हो गया, OH ऐड हो गया, CH3 बन गया, CH3OH। वो तो इतना आसान नहीं। देखो ध्यान से क्या क्या होता है यहाँ पे, सुनो। क्लोरीन जो है, क्लोरीन जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब जो एटम है ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, विद्युत ऋणात्मक बोले तो। क्लोरीन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन है। ये चारों तो समझ लो दुनिया के सबसे बेईमान परमाणु हैं। ये क्या करते हैं कि जिसके साथ जुड़ते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। मींस जिस एटम के साथ जुड़ेंगे उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता हाई है, उच्च है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो होती है। इसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन पे आएगा थोड़ा सा निगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? क्लोरीन खींच रहा है अपने विद्युत ऋणात्मकता के कारण। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट होगा तो क्लोरीन पे डेल्टा है, डेल्टा स्मॉल अमाउंट को बताता है, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज क्लोरीन पे प्रोड्यूस हो गया और उतना ही पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे प्रोड्यूस हो गया। इसे हम बोलते हैं पोलैरिटी, पोलैरिटी
या ध्रुवीयता उत्पन्न होना ये पहला स्टेप है किसी रिएक्शन का। कोई भी रिएक्शन में सबसे पहला काम यही होता है बच्चों, ध्रुवीयता उत्पन्न होना, पोलैरिटी उत्पन्न होना। क्यों उत्पन्न होता है? परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर के कारण एक पे थोड़ा निगेटिव चार्ज आ जाता है, एक पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी, ध्रुवीयता। तो किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला स्टेप है पोलैरिटी इंड्यूस्ड ऑन सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है, देखो ये रिएजेंट है, ये अटैक करेगा इस पे, इस सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट पे ध्रुवीयता उत्पन्न होना पहला काम है। ध्रुवीयता मतलब बच्चों मनमुटाव होता है। जैसे दो भाई था, दोनों में एकदम सारा चीज बराबरी का था, ना कोई लाभ में ना कोई हानि में, तो बॉन्ड मजबूत रहता है। अब क्या हुआ कि एक कमा के सारा पैसा अपने जेबी में भर लिया और दूसरे के पास कुछ नहीं है, बेईमानी कर लिया उसके साथ। जैसे यहाँ पे क्लोरीन कर रहा है, तो जो बॉन्ड है, रिश्ते का बॉन्ड है, वो कमजोर हो जाएगा। एक पोलैरिटी उत्पन्न हो गया दोनों के बीच में, एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, ध्रुवीयता उत्पन्न हो गया। वही काम यहाँ पे हो रहा है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने अपनी ओर खींचा, क्लोरीन पे आ गया निगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड उतना मजबूत नहीं रहा, कमजोर हो गया। अब बाहर वाले को मौका मिलेगा इन पर अटैक करने का, इनको तोड़ने का। जैसे समाज में होता है कि भाई के बीच का रिश्ता कमजोर होगा तो बाहर वाले फिर क्या करेंगे, उसमें दांव खेलेंगे। बस यही बात यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर पोलैरिटी नहीं आता तो बाहर वाले को मौका नहीं मिलता। प्लस माइनस आने की वजह से अब इस OH माइनस को मौका मिल गया। ठीक, OH माइनस अटैक करेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव के पास जाकर अटैक करेगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, ध्रुवीयता उत्पन्न होना, पोलैरिटी उत्पन्न होना। अब पोलैरिटी उत्पन्न होने के बाद ए जो है, ए भाई साहब OH माइनस ए जाके प्लस पे अटैक करेंगे और इनके अटैक से ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो है अभी बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बंधन टूटेगा और बंधन के टूटने से क्लोरीन माइनस बाहर हो जाएगा, CH3 प्लस बाहर हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप, बंधन का टूटना। बंधन टूटेगा, बॉन्ड फिजन, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप प्लस माइनस मनमुटाव उत्पन्न हुआ और फिर उसके वजह से OH माइनस जाके यहाँ पे अटैक किया और ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, बॉन्ड फिजन, बंधन का टूटना। अब देखो तीसरा स्टेप में क्या होगा, मध्यवर्ती का निर्माण होगा, इंटरमीडिएट का। जैसे एक क्लोरीन बाहर निकलेगा तो Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा और इस CH3 प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, Cl माइनस के रूप में और CH3 प्लस के रूप में। ठीक है, CH3 प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती। ये यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। कार्बन पे प्लस है तो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। इसी तरह से कभी कार्बन पे माइनस भी आ सकता है, कभी दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा तो कार्बन पे कोई चार्ज भी नहीं आ सकता है। ठीक है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा तो ना किसी पे प्लस ना किसी पे माइनस। अब मान लो कि क्लोरीन के जगह पे कोई धातु रहता, मेटल रहता, लिथियम, तो कार्बन ही उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता तो कार्बन पे माइनस आ जाता तो उसको कार्बन आयन कहते हैं। सारी चीज आगे धीरे धीरे डिस्कस होगा। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं सिंपल कि कौन कौन सा स्टेप रिएक्शन में भाग लेता है। तो बंधन टूटेगा, बंधन टूटने के बाद इंटरमीडिएट बनेगा, मध्यवर्ती, जिसपे प्लस या माइनस रहेगा या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब फिर उस इंटरमीडिएट पर ही अटैक होता है किसका, ये जो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, यानी जो भी रिएजेंट रहेगा अभिकर्मक, वो अटैक करेगा और फिर जाके प्रतिफल का निर्माण होगा। तो ये स्टेप भाग लेता है कौन, पहला
सबस्ट्रेट में ध्रुवीयता उत्पन्न होना, पोलैरिटी प्लस और माइनस, किसके कारण? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर के कारण, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, दोनों के बेईमानी में अंतर के कारण। जो बेईमान है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, ठीक, तो जो खींचा उस पे माइनस और जिसका खींचा गया उस पे प्लस। फिर उसके बाद बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर मध्यवर्ती बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट पे रिएजेंट अटैक करेगा और प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो अब चलो बात करते हैं हम लोग कि बॉन्ड टूटेगा। अभी हमने क्या देखा? बॉन्ड टूटेगा भाई साहब। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। देखो, तो पहला स्टेप क्या था? पोलैरिटी इंड्यूस्ड होना, ध्रुवीयता उत्पन्न होना, पोलैरिटी डेवलप इन ए सबस्ट्रेट। फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही था बच्चों कि ध्रुवीयता उत्पन्न होता है सबस्ट्रेट में, ध्रुवीयता उत्पन्न होना, ध्रुवीयता उत्पन्न होना, सबस्ट्रेट में ध्रुवीयता उत्पन्न होना। अब ये जो प्लस माइनस उत्पन्न हो रहा है सबस्ट्रेट में, वो दो प्रकार का होता है। एक तो परमानेंट पोलैरिटी होता है और दूसरा टेम्पोररी पोलैरिटी होता है, ठीक है। एक होता है अस्थायी ध्रुवीयता, अस्थायी ध्रुवीयता, जो एक बार प्लस माइनस आ गया भाई फिर हटेगा नहीं, और दूसरा है टेम्पोररी यानी अस्थायी ध्रुवीयता। तो परमानेंट पोलैरिटी और टेम्पोररी पोलैरिटी। अस्थायी ध्रुवीयता दो तीन प्रकार का होता है, जैसे ये उत्पन्न हो सकता है आपका प्रेरक प्रभाव के कारण। अस्थायी ध्रुवीयता कैसे उत्पन्न होगा? तो इसके कई कारण हैं। जैसे पहला कारण तो है प्रेरक प्रभाव, जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव, पढ़ेंगे आगे इसको डिटेल में। दूसरा प्रकार से ध्रुवीयता उत्पन्न होगा, दूसरा कारण है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तीसरा है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। आगे जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा हाइपर कंजुगेशन, ठीक। तो ये सबस्ट्रेट पे पहला स्टेप ध्रुवीयता उत्पन्न होता है प्लस माइनस, दूसरा में बंधन टूटता है, तीसरा में इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, चौथा इंटरमीडिएट पे रिएजेंट अटैक करता है और प्रोडक्ट बनता है। तो पहला चीज ध्रुवीयता उत्पन्न होता है। तो ध्रुवीयता यानी पोलैरिटी दो प्रकार का होता है। सबस्ट्रेट पे पोलैरिटी दो तरह का उत्पन्न हो सकता है, अस्थाई अस्थाई, परमानेंट टेम्पोररी। परमानेंट जो ध्रुवीयता होता है उसके तीन कारण हैं, मुख्य मेजर तीन कारण हैं। एक तो है प्रेरक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है मेसोमेरिक प्रभाव और तीसरा है हाइपर कंजुगेशन। और जो अस्थायी ध्रुवीयता उत्पन्न होता है इसके दो कारण हैं, मुख्य एक ही कारण है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव।
इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। और दूसरा एक है बच्चों जो बड़ा कम यूज होता है, वो है इंडक्टोमैरिक प्रभाव। इंडक्टोमैरिक प्रभाव। इंडक्टोमैरिक इफेक्ट। तो ये दो प्रकार का पोलैरिटी, दो प्रकार का ध्रुवीयता रिएक्शन के दौरान सबस्ट्रेट पे उत्पन्न हो सकता है। परमानेंट, टेम्पोररी। परमानेंट के तीन कारण है, प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। और स्थायी पोलैरिटी उत्पन्न होने के दो कारण है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और इंडक्टिव मैरिक इफेक्ट। लिख लो, बारी बारी से सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगला स्टेप जो होता है उसको देखेंगे, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए भी बॉन्ड फ्यूजन जानना बहुत जरूरी है, बंधन का टूटना। तो इसको लिख लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं जो सेकेंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हम लौट के आएंगे कि जितने इफेक्ट हैं जीओसी में मुख्य रूप से इन्हीं को पढ़ना है, यही सबसे लंबा चलेगा, ठीक है। लेकिन पहले इनको पढ़ने के लिए बॉन्ड फ्यूजन, बंधन का विघटन जानना जरूरी है। तो ये है बॉन्ड फ्यूजन, बंधन का विघटन। विघटन मतलब टूटना, बंधन का टूटना, ठीक है। बंधन का टूटना, बॉन्ड फ्यूजन। तो ये जो बंधन होता है वो दो तरीके से टूटता है। बंधन कितने तरीके से टूटेगा? दो तरीके से टूटेगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। दो भाई हैं, दोनों ईमानदार हैं, दोनों का शादी हुआ, अब लगा कि साथ में जिंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, दोनों अलग होगा। तो जब दोनों ईमानदार है बच्चों, तो बड़ा वाला भाई अपना जितना उसका हिस्सा बनता है कायदे से उतना लेके अलग हो जाएगा, छोटा वाला को भी उतना हिस्सा कायदे से मिल जाएगा। दोनों आराम से अलग हो गया, ना कोई लाभ में ना कोई हानि में, ना कोई प्रॉफिट में ना कोई लॉस में, एक बंटवारा ही हो गया। दूसरा बंटवारा जिसमें बेईमानी होता है, कोई एगो भाई बेईमान निकल गया और वो क्या किया कि कुछ पैसा या पूंजी जो है वो छोटे भाई से बेईमानी कर लिया, छोटे भाई से बेईमानी कर लिया। तो अब जो बेईमानी किया वो छोटे भाई से हंसी इसलिए आया कि हम भी बड़ा भाई है तो इसलिए हंस दिए हम। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बड़ा भाई बेईमानी करता, बस एक उदाहरण है। तो छोटे भाई से बेईमानी कर लिया और बड़ा वाला भाई पूरा माल गड़प लिया, और क्या, छोटे वाले भाई को बहुत थोड़ा सा हिस्सा मिला। तो यहाँ पे बराबर बंटवारा नहीं हुआ, तो एक ये भी बंटवारा हुआ जिसमें बेईमानी हुआ। यही दो तरह से बंटवारा होता है। बंधन भी टूटेगा ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यही दो तरीका है। एक जिसमें दोनों एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, और एक जिसमें एक कोई बेईमानी कर लेगा, ठीक है। चलो तो बात करते हैं बॉन्ड फ्यूजन का। तो ये दो प्रकार से होता है। पहला होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, जिसे हम समांश विखंडन के नाम से जानते हैं। और दूसरा है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, जिसको हम विसमांश विखंडन के नाम से जानते हैं, ठीक है। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, समांश विखंडन, विसमांश विखंडन, ठीक है। लिखो
फिर दोनों को बारी बारी से देखेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बात करेंगे होमोलाइसिस और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन का। तो अभी हम बात करते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। पहला होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, समांश विखंडन का बात करेंगे हम लोग। समांश विखंडन, समांश विखंडन। देखो मान लो ए और बी के बीच बॉन्ड उपस्थित है, ठीक है। दो एटम है ए और बी, और दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए एंड बी इज approximately इक्वल। दोनों का विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर है। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, जब ये बॉन्ड बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस ए का लगा होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस बी का लगा होगा, और दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। दोनों में से कोई बेईमान नहीं है, ठीक है। दोनों का विद्युत ऋणात्मकता लगभग सेम है। तो जब इनको अलग होना होगा बच्चों, तो चूंकि दोनों में से कोई बेईमान नहीं है, तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके और अलग हो जाएंगे, ठीक है। दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिलने वाला है ए और बी, जिन्होंने दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। इस तरह का जो बॉन्ड फ्यूजन है, इसको हम बोलते हैं होमोलाइसिस। क्या बोलते हैं, होमोलाइसिस। इसी को हम बोलते हैं समांश विखंडन। समांश विखंडन, समांश विखंडन। जब दोनों साझे के दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समांश विखंडन बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे मिला आपको प्रोडक्ट ए और बी, इन्हें हम बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। जब एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, तो जो मिलता है, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कोई चार्ज नहीं होता, कोई प्लस नहीं होता, कोई माइनस नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी के साथ बेईमानी थोड़ी किया है, किसी का लेके भागा थोड़ी है कि किसी पे प्लस और किसी पे माइनस आएगा। इन्होंने तो अपना अपना पूंजी लेके अलग हुआ है। तो जब ये अपना अपना पूंजी लेके अलग हुआ है, ना कोई लाभ में है, ना कोई हानि में है, तो ना किसी को प्लस आएगा, ना किसी को माइनस आएगा, यानी ये न्यूट्रल होते हैं। फ्री रेडिकल कैसे होते हैं, न्यूट्रल। और इक्वली दिखाई दिया रहा है ना दोनों पे, तो दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक, जब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो तब ऐसा होगा। लिखो इसको, स्क्रीनशॉट लो। चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे अभी मान लो क्लोरीन और
क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है और इसे तोड़वाना है हमें। चलो हीट दे दिए, एनर्जी दी है, तोड़वाना है। क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। इसको बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाए। अब एक इस तरह का बंधन का विघटन हुआ, होमोलाइसिस, होमोलाइसिस। ठीक है, मान लो कार्बन है और फिर से एक कार्बन है, इनके बीच का बॉन्ड हमें तोड़ना है। दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। ठीक है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, यानी कार्बन का मुक्त मूलक। तो इस तरह से हमने देखा कि जब दो सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड है, तो जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। इसको कहते हैं समांश विखंडन। आप देखो ना, इसको तोड़ के देखो, समांश, सम जोड़ अंश, सम मतलब बराबर बराबर, अंश मतलब हिस्सा, यानी बराबर बराबर हिस्सा लेके अलग हो गया, ना किसी पे प्लस ना किसी पे माइनस, उसे हम बोलते हैं समांश विखंडन। और जो विखंडन के फलस्वरूप स्पेसीज प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक पे ना प्लस होता है और ना माइनस होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? होमोलाइटिक फिजन में कोई दिक्कत? चलो इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। चलो अभी बात करते हैं दूसरा बॉन्ड फिजन का, दूसरा वाले का, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, विसमांश विखंडन। आपको नाम से पता चल रहा होगा विषम अंश है इसमें, विसमांश विखंडन, विसमांश विखंडन। ठीक है, विसमांश विखंडन। अब इसको दो तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, दो तरीके से, ध्यान से सुनो। जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है बच्चों, और ए जो है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम विद्युत ऋणात्मक। ध्यान से सुनना, कम विद्युत ऋणात्मक है कौन? ए। ठीक, विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, बेईमानी। ए कम बेईमान है और ए बी जो है ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाई नहीं लिखते हैं, इससे ज्यादा है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, अधिक विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक। समझ रहे हो? अधिक विद्युत ऋणात्मक। ठीक, ए कम विद्युत ऋणात्मक है, बी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, कम बेईमान, अधिक बेईमान। तो अब क्या होगा बच्चों कि चूंकि ये बेईमान है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही,
एक इलेक्ट्रॉन के का भी बेईमानी कर देगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा। और जब ये अलग होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना है बी के इलेक्ट्रॉन से और ए के इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? बी अपनी ओर खींच लेगा, ए को कंगाल कर देगा, भिखारी बना देगा। ठीक है, और ए का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए ए पर आ गया प्लस चार्ज और बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसलिए बी पर आ गया माइनस चार्ज। और ये जो बंधन का विघटन है इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोलाइसिस या विसमांश विखंडन। क्या बोलते हैं इसको? विसमांश विखंडन, क्योंकि इसमें बराबर बराबर का हिस्सेदारी नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे विसमांश विखंडन, हेटेरोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, हेटेरोलाइसिस बोलेंगे। और यहाँ पे दो चीज प्राप्त होगा, प्लस वाला और माइनस वाला, और स्थिति के अनुसार इनका अलग अलग नाम होता है जो हम आगे देखेंगे। तो चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो अब बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर क्लासरूम वाला मजा नहीं आ रहा है, आप बदले हुए से लग रहे हैं। क्लास में अलग डीके चंदन रहते हैं, यहाँ पे आप अलग हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, बहुत दिन के बाद यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सामने कोई है नहीं, तो धीरे धीरे जब एडजस्ट हो जाएंगे तो फिर हम अपना रंग में आ जाएंगे, फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी तो एक दो दिन चलेंगे ऐसे ही धीरे धीरे समझाते समझाते, फिर हम लोग जब एकदम लाइव क्लास में आएंगे या फिर जब हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, फिर आपको वही डीके चंदन से मिलेंगे। चलिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास कार्बन है बच्चों और यहाँ पर क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। अब आप जानते हो कि कार्बन और क्लोरीन की अगर हम तुलना करें तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, कम विद्युत ऋणात्मक है, कम विद्युत ऋणात्मक है। और आप क्लोरीन जानते हो कि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उच्च विद्युत ऋणात्मक है, उच्च विद्युत ऋणात्मक है, उच्च विद्युत ऋणात्मक है। ये लो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम विद्युत ऋणात्मक, उच्च विद्युत ऋणात्मक। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे बेईमान कौन और बेईमानी कौन करेगा और इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा और कंगाल कौन होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, भाई साहब, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बच्चों, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कार्बन का किडनी फेफड़ा तक खींच लेगा। इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन को चूंकि क्लोरीन ने खींचा इसलिए क्लोरीन पे आएगा माइनस, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचा गया इसलिए कार्बन पर आएगा प्लस। ठीक है, ये किस तरह का बंधन का विघटन है? ये भी है आपका हेटेरोलाइसिस। पहला होमोलाइसिस था, हेटेरोलाइसिस है। पहला समांश था, ये विसमांश है। दो उदाहरण दिए विसमांश का, एक पहले एक कार्बन वाला। अब यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो कि कार्बन पर प्लस चार्ज है, कार्बन पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है।
क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भाग गया। तो जब कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है बच्चों, तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बोलते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेशन नहीं है, कार्बोकेटायन। देखो, तो कार्बन पे प्लस आया है तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायन बोलेंगे। कार्बन पे प्लस आया तो क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायन बोलेंगे। कार्बन पर जब ये दो इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो कार्बन फ्री रेडिकल बोल रहे थे। ऐसा कब हुआ? जब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कोई जुड़ा हुआ है और कार्बन कमजोर पड़ रहा है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन पे प्लस आया, क्लोरीन पे माइनस आया, इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। एक और उदाहरण देते हैं कार्बन से रिलेटेड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप या लिख लो। वीडियो को पॉज करो, लिखो, रोक के लिखो, रोक के लिखो, लिखो जल्दी। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भाई साहब, इस बार क्या होने वाला है? अपने पास फिर से मुखड़ा, चांद का टुकड़ा, कार्बन। ठीक है, कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? लिथियम के साथ। कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? लिथियम के साथ। ठीक है, और लिथियम जानते हो कि मेटल है, मेटल, धातु, और धातु कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं। धातु विद्युत ऋणात्मक नहीं होते, विद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक है, विद्युत धनात्मक, मुंह पे बोल रहा हूँ, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। तो कार्बन जो है यहाँ पे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, अधिक विद्युत ऋणात्मक। गुरुजी कभी लिखते हैं कि कार्बन कम विद्युत ऋणात्मक है, कभी अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऐसे कैसे? तो देखो, लिथियम के तुलना में ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, लेकिन क्लोरीन के तुलना में कम विद्युत ऋणात्मक है। अब समझा? चलो, अधिक विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं। अगर कमेंट किया कि सर हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, तो मोबाइल में घूस के मारूंगा दुष्टों। चुपचाप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ने का प्रयास करो, कि हिंदी और अंग्रेजी पढ़ के अब तुमको ऐश्वर्या राय ना मिलने वाली है, ई पढ़ के मिलेगी, इसको पढ़ो। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अभी जो लिथियम है वो कम विद्युत ऋणात्मक है कार्बन की तुलना में, कम विद्युत ऋणात्मक, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब यहां पे क्या होगा? बुरा समाचार दादी जी से कहिया मंगलवा। देखो ध्यान से, यहाँ कार्बन और लिथियम के बीच के बॉन्ड को कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिथियम से ज्यादा। तो कार्बन और लिथियम के बीच के बॉन्ड को कौन खींचेगा? इस बार कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? लिथियम के तुलना में कार्बन। तो कार्बन से बॉन्ड में, लिथियम से बॉन्ड को कौन खींचेगा? कार्बन। और यहाँ पे कार्बन पे आएगा माइनस बच्चों, और लिथियम पे क्या आएगा? प्लस आएगा। कार्बन पे माइनस, लिथियम पे प्लस। कैसा विखंडन हुआ? हेट्रोलाइसिस हुआ। हेट्रोलाइसिस हुआ, विसमांश विखंडन हुआ, विसमांश विखंडन, विसमांश विखंडन। ठीक, विसमांश विखंडन।
और ये जो कार्बन पर माइनस आया ना, ये जो बना इसको हम बोलते हैं कार्बन आयन। कार्बन आयन हिंदी में कार्बन आयन इसको बोलते हैं भाई साहब, कार्बन आयन। कार्बन आयन तो कार्बन पे अगर खाली एगो टिकुली आ जाए, यानी कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, तो उसको कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन पर प्लस आ जाए तो कार्बोकेटायन, और कार्बन पर माइनस आ जाए तो कार्बन आयन। इस सब के सब मध्यवर्ती जो हम बोले थे ना कि तीसरा स्टेप में बंधन जब टूटिंग, बंधन टूटिंग तो क्या बनेंगे, तो मध्यवर्ती बनेंगे। बंधन के टूटने से मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, ये सब के सब इंटरमीडिएट है। इसको भी डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। तो चलो इसको लिखिए, ये था ये सवाल से, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो भाई साहब। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जब C और X है, इसको Y के साथ रिएक्शन करवाना है तो क्या क्या होता है। तो मैंने बताया सबसे पहले पोलैरिटी इंड्यूस होता है, ध्रुवीयता उत्पन्न होता है। सबसे पहले ये ध्रुवीयता दो प्रकार का होता है, अस्थाई और अस्थाई, परमानेंट और टेम्पोररी। परमानेंट तीन कारण से उत्पन्न होता है, ध्रुवीयता मतलब प्लस माइनस का उत्पन्न होना, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। टेम्पोररी के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये दो कारण से। फिर दूसरा स्टेप पे क्या होता है, बॉन्ड फीजन। बॉन्ड फीजन बंधन का टूटना, ये भी दो प्रकार से होता है, होमोलाइटिक फीजन और हेटेरोलाइटिक फीजन। जब दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, होमोलाइटिक फीजन। जब कोई एक ही वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, हेटेरोलाइटिक फीजन। होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल बनता है, और जब कार्बन का हेटेरोलाइसिस होता है तो दो चीज बनता है, या तो कार्बोकेटायन बनेगा या कार्बन आयन बनेगा। तो यहाँ तक आज का लेक्चर रोकते हैं, ठीक है, बहुत गर्मी है। कल हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट तक हम लोग करके छोड़ दिए हैं, मध्यवर्ती, जिसमें हम लोगों ने आज देखा कि कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन पे प्लस और कार्बन पे माइनस, ये तीनों इंटरमीडिएट को नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्योंकि पहला क्लास है तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो आप जरा वीडियो को फैलाओ इधर उधर अपने दोस्तों के पास, ताकि पता चले कि क्लासें स्टार्ट हो गई है GOC, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।